अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपनी सेहत। मैं हूं कविता। ब्रेस्ट कैंसर ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें स्तन की कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं और गांठ या ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। अगर समय रहते इसे पहचाना ना जाए तो ये शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल जाती है। ये सिर्फ एक मेडिकल समस्या नहीं है, बल्कि एक महिला और उसके पूरे परिवार की जिंदगी को हिला देने वाली चुनौती है। सवाल ये आता है कि आखिर ये होता क्यों है। इसका कोई एक कारण नहीं। उम्र बढ़ना, परिवार में पहले से किसी को कैंसर होना, हार्मोनल बदलाव, असंतुलित जीवन शैली, धूम्रपान, शराब आदि जैसी आदतें और कभी कभी बेड लक भी इनकी वजह बन जाती है। और सबसे कठिन बात यह है कि बहुत सी महिलाएं इसके शुरुआती लक्षणों को पहचान ही नहीं पाती या फिर उन्हें नजरअंदाज कर देती हैं। यही वजह है कि अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस माह के रूप में मनाया जाता है। जागरूकता का मतलब है अपने शरीर में होने वाले बदलावों पर ध्यान देना, समय समय पर स्क्रीनिंग करना और सबसे जरूरी है इस विषय पर खुलकर बात करना। तो चलिए आज हम भी इस विषय पर करेंगे खुल के बात। आज के इस कार्यक्रम में हम मिलेंगे ब्रेस्ट कैंसर सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर गीता कद्यप्रत से। डॉक्टर गीता, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू कविता। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, और कैंसर अपने आप में एक ऐसा नाम है जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले तो क्या कहेंगी आप? बिल्कुल सही है कि लोग कैंसर का नाम सुन के डर जाते हैं, क्योंकि वो जो पुरानी बातें जो 20 साल पहले 30 साल पहले जो होती थी, वो जो चीजें जो विरासत में मिलती है वो चलती रहती है। लेकिन लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि जैसे कैंसर का पहले इलाज होता था वैसे अब नहीं होता। अब बहुत बदल गया है, बहुत कुछ अच्छा हो गया है और कई मरीज जो है कैंसर के इलाज से ठीक हो जाते हैं। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनको जल्दी उसको पकड़ना होता है। सो अर्ली डिटेक्शन, अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए कैंसर का तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अर्ली डिटेक्शन की बात आपने की है कि लोग अगर पहचान लें तो इसका इलाज बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और इसी वजह से कि लोगों में अवेयरनेस की कमी रह जाती है। अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस माह के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? देखिए क्या है, हम जितना भी कर लें, हमारे देश में अभी बहुत चीजें बदलने लग गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि हमारे देखने में कमी है या समझाने में कमी है या अवेयरनेस क्रिएट करने में कमी है। क्योंकि आज भी अगर आप पूरे देश को पर्सपेक्टिव में डाल के देखो तो हमें मालूम है कि 60-70% कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो है अभी भी लेट स्टेजेस में आती हैं। तो इसको बदलने का दायित्व हमारा है, और मेरे को लगता है कि हमारे समाज का भी है कि लोग इस चीज को छुपाए नहीं, सामने आए। जितनी जल्दी आए उतना अच्छा। और ये माँ बस एक रिमाइंडर है, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ जरूर है, लेकिन अवेयरनेस जो है पूरे साल रहनी चाहिए, पूरे साल चलनी चाहिए। इसके जो लक्षण है शुरुआती, आखिर उन्हें कैसे पहचाना जाए? ब्रेस्ट कैंसर की दिक्कत यह है कि जो कॉमनेस्ट सिम्टम होता है ना, वो है पेनलेस लंप, पेनलेस गांठ। दर्द नहीं होता। तो जिस चीज में दर्द नहीं होता तो लगता है कि क्यों जाए डॉक्टर के पास। अगर दर्द होगा तब सोचेंगे इसके बारे में, हो सकता है ये अपने आप चले जाए। तो ये बातें हम अपने आप को समझाते रहते हैं, लेकिन समझने वाली बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मैक्सिमम जो कहना चाहिए जो सिम्टम होता है ब्रेस्ट कैंसर का, वो होता है पेनलेस लंप। अगर हाल फिलहाल में आपने देखा कि ऐसी कोई गांठ है जो हो गए 3 हफ्ते 4 हफ्ते हो गए, जा नहीं रहा और वो वैसा का वैसा ही है या बढ़ रहा है, दर्द नहीं हो रहा, तो अवश्य आप जाके डॉक्टर को दिखाएंगे। मतलब कि ब्रेस्ट सर्जन को दिखाएंगे या ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे, ताकि उसका हम अंजाम तक ले जा पाए, उसको समझें। जरूरी नहीं है कि हर गांठ जो है ब्रेस्ट में वो कैंसर ही निकलेगा, लेकिन ये समझना तो जरूरी है ना। इसके लिए आपको जरूर जाना है डॉक्टर के पास। इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं वो है जैसे कि निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड स्टेन है या पानी की तरह है, अपने आप आ रहा है और बहुत ज्यादा अच्छे मात्रा में आ रहा है, तो ये इसको भी दिखाना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि निप्पल आपकी अंदर जा रही है, रिसेंटली आपने देखा कि निप्पल अंदर जा रही है, या ब्रेस्ट पे कहीं पे डिम्पल पड़ रहा है, या ब्रेस्ट के आकार में या ब्रेस्ट के जो चमड़ी में आपको ऐसा लग रहा है कि वो संतरे के छिलके जैसे लगने लगा है, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि ये हो सकता है कि कैंसर हो। इसके अलावा आर्म पिट में आपको लगे कि कोई गांठ है, अक्सर लोग वहाँ चेक नहीं कर पाते, लेकिन आप ब्रेस्ट तो चेक करिए, और अगर नियमित रूप से चेक करेंगे तो इस चीज को जल्दी पकड़ने में आसानी होती है। क्या खुद भी अपने आप इस चीज को चेक कर सकते हैं कि कहीं कुछ गांठ जैसा तो नहीं है, और फिर कैसे उसको सेल्फ एग्जामिन करें?
देखिए क्या है ना, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक ऐसा हथियार है आपके हाथ में जिसको आपको बेझिझक इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए हमारे देश में ऐसा नहीं होने वाला कि सबके मैमोग्राम्स होने लग जाएंगे और हम बहुत कैंसर का होने से पहले, मतलब आपको महसूस होने से पहले आप उसको पकड़ लेंगे। ये चीजें होने में मुश्किल इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हमारे को रिसोर्सेज की जरूरत होती है और ये हो नहीं सकता, फिलहाल तो नहीं हो सकता। तो फिर नेक्स्ट बेस्ट चीज क्या है कि आपके हाथ जो है कैंसर को पकड़ने में कारगर हो सकते हैं। पर उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हर महीने अपने ब्रेस्ट को जांचना है। देखिए जिस रास्ते पे आप रोज गाड़ी चला के जाते हैं आपको पता होता है ना कि कौन सी चीज कहाँ है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर आने वाला है, कहाँ पे खंबा आने वाला है, कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ पे सीधे जाना है, ये आपको पता होता है। तो वही चीज है ब्रेस्ट को भी लेके। देखिए आप अगर नियमित रूप से अपने ब्रेस्ट को जांचेंगे, शुरू में हो सकता है आपको बिल्कुल समझ ही ना आए, आपको लगे कि ये तो बिल्कुल ही हर चीज गांठ लग रही है। लेकिन जैसे जैसे आप उसको पहचानने लगेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये थोड़ा सा फैटी है मेरा ब्रेस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा नॉड्यूलर लगता है, ये सब चीजें आपको समझ में आने लगेंगी अगर आप नियमित रूप से जांचें। तो वो महिलाएं जिनको पीरियड्स हो रही हैं वो 1 हफ्ते बाद करें पीरियड्स के, और जिनके पीरियड्स बंद हो गए हैं वो एक डेट निश्चित कर ले और हर महीने करें। क्योंकि हर महीने जब आप करोगे ना आपकी फेमिलियरिटी बन जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि इस मेरे ब्रेस्ट में ये जो चीजें ये मेरी नॉर्मल है। और उस नॉर्मल बैकग्राउंड में कोई भी एब्नॉर्मैलिटी आएगी जब आप अपने आप को ठीक से जांच रहे होंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो अगर जब इस स्टेज में हम पकड़ेंगे तो जरूर जरूर आप लाभान्वित होंगे। तो वो जो फेजेस है जिसको आप स्टेज का रूप देते हैं, हम लोग कैसे पहचाने कि कितना स्टेज पे है, कब जाना है नहीं जाना है, तो कैसे ये पता चलता है? देखिए आपको इस चीज का इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको महसूस होता है कि कोई गांठ है, कोई छोटी सी गांठ है, जैसी भी है, आपको तुरंत जाना है। स्टेज का निर्णय तो हमारे पास आकर होगा। जैसे अगर आप अर्ली स्टेज में आते हैं, छोटा सा लंप है, 2 सेंटीमीटर से छोटा है, बगल की गिल्टियों तक बीमारी नहीं पहुंची तो उसको हम स्टेज 1 कहते हैं। और अगर जैसे जैसे मतलब साइज ट्यूमर का बढ़ता है, लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो स्टेज 2 से स्टेज 3 पे पहुंच जाता है। और अगर जब हम और जांचें करते हैं जिससे कि हम पूरे शरीर का मुआयना करते हैं, उसके दौरान हमें अगर लगता है कि कहीं किसी और ऑर्गन में पहुंच गया तो वो स्टेज 4 कहलाता है। तो हमें वहां तक पहुंचना नहीं है। यहाँ तक ना पहुंचे उसके लिए आप अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। और जैसे मैंने कहा ब्रेस्ट की जांच जरूर करें, और जो मैमोग्राम करा सकते हैं उनको जरूर मैमोग्राम करा लेना चाहिए। और देखिए अक्टूबर नवंबर का महीना दिवाली का महीना होता है, लोग बड़े गिफ्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो मैं तो कहूंगी कि अपने घर की जो महिलाएं हैं जो 45 साल से ऊपर की हैं, उनको आपने गिफ्ट देना ही है तो मैमोग्राम गिफ्ट करिए ना। क्योंकि मैमोग्राम में आपको कैंसर का जो लक्षण है अर्लीस्ट पता चल सकता है, जिसको हम स्टेज 0 बोलते हैं, जिसमें कि कुछ कैल्शियम के छोटे 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 डिपॉजिट्स दिखते हैं जो कि कैंसर होने का अंदेशा हो सकता है उसमें। तो आप प्री कैंसरस जिसको हम कहते हैं वो है अर्लीस्ट जो आप पकड़ सकते हैं। अगर आपने इस स्टेज में पकड़ लिया तो आपका ठीक होना ऑलमोस्ट निश्चित है। मतलब हम कहते हैं कि 98 to 99% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए इस बार कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट ना देकर आप अपने घर की जो महिलाएं हैं जो 45 साल से ऊपर हैं उनको एक मैमोग्राम जरूर गिफ्ट करें। जो अवेयरनेस है इसके साथ भी अगर मैं पूछूं कि इंडिया में स्थिति क्या है आखिर, क्या केसेस बढ़ रहे हैं या फिर लोगों को बचाव की तरफ ज्यादा केसेस हो रहे हैं, तो क्या है इसमें आंकड़े क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हो कि नंबर तो बढ़ रहे हैं और हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को भी कहते हैं कि इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। इसके अलावा मतलब मेजरली जो हमारे कैंसर होते हैं ब्रेस्ट में 80-85%, हमें सही वजह नहीं मालूम लेकिन हम कहते हैं कि इसमें लाइफस्टाइल इश्यूज हैं। और उसके अलावा हम लोग जेनेटिक्स की बात करते हैं, फैमिली हिस्ट्री की बात करते हैं, ये सब वजह बनती है ब्रेस्ट कैंसर की। लेकिन ये नंबर्स बढ़ भी इसलिए भी रहे हैं क्योंकि हमारे डायग्नोस्टिक्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं। जैसे मैंने कहा कि लोग जागरूक भी हो रहे हैं, तो इससे क्या है कि सामने आ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये जो कैंसर जो हमें लग रहा है कि नंबर्स बढ़ रहे, हो सकता है कि वो वजह तो हो ही, लेकिन वाकई में कैंसर्स बढ़ रही हैं। क्योंकि देखिए अभी कुछ सालों पहले तक सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 कैंसर होता था, लेकिन अब जो ब्रेस्ट कैंसर है उसने उसको ओवरटेक कर लिया है, जो अपने आप में एक बात बताती है कि हाँ शायद वाकई में ये नंबर्स बढ़ रही हैं। और मुश्किल बात ये है कि हमारे यंग पेशेंट्स जो हैं लेस देन 40 इयर्स की जो महिलाएं हैं उनमें हम काफी तादाद में ब्रेस्ट कैंसर देख रहे हैं, which is close to 15% of all breast cancers. जो लोग बहुत अच्छी डाइट को भी फॉलो करते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल को भी फॉलो करते हैं, अवेयर भी हैं, उनमें भी ये जो बीमारी है वो स्टेज 2-3 तक पहुंच जाती है। आपको क्या लगता है वहाँ क्या वजह रहती होगी? देखिए ये पक्के तौर पे कहना मुश्किल है कि व्हाट गोज रॉन्ग, लेकिन क्या है ना हमारे जाने अनजाने में कई ऐसी इंसल्ट्स
सहता है हमारा शरीर। तो उसमें क्या होता है, वो हो सकता है कि आपका जो पोल्यूशन मतलब आप देखिए, अगर आप हमारी हवा देखें या हमारे खान पान का वो देखें, पीने का पानी देखें, इन सब में प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये कहना मुश्किल है कि हम तो अपनी तरफ से सही खा रहे हैं, सही पी रहे हैं, फिर ये क्यों हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसमें कितना ज्यादा पोल्यूशन है, कितना ज्यादा पोल्यूटेड है, ये कितना इम्प्योर है। तो हमारे बॉडी की क्लेंजिंग मैकेनिज्म पूरी कोशिश में लगी रहती है कि हम जो इम्प्योरिटीज आ रहे हैं हमारे शरीर में, जो हमारे सेल्स को अटैक कर रही हैं, उसको क्लीन करते रहे। लेकिन कभी कभी जब वो एक्यूमुलेट होता है और आपके जो क्लेंजिंग मैकेनिज्म है वो फेल हो जाती है, तो वो सेल्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑर्डरली ना होकर डिसऑर्डरली हो जाता है और वो कैंसर में तब्दील हो जाता है जी। तो ये हम अक्सर देखते हैं ऐसी महिलाओं को जो सब कुछ ठीक कर रही है और फिर भी हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि ये जो जाने अनजाने जो चीजें अपने साथ हो रही होती है, इसका हमें ज्ञान नहीं होता और इस वजह से हम लोग ये कैंसर देख रहे हैं। अगर हम अब ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो आपको तो वहाँ पे भी ये अनुभव होता है कि कहाँ ज्यादा है? देखिए क्या है कि अर्बन एरियाज में, शहरी एरियाज में ये जरूर है कि ब्रेस्ट कैंसर की जो नंबर्स है वो हाई है। तो हमारे देश में हम कहते हैं कि 1 in 24-25 women in cities will develop breast cancer, और वही चीज अगर आप रूरल एरिया में देखें तो वो 1 in 60-65 ऐसा है। सो आई एम श्योर देर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं वो, या ऐसा कोई रहने की उनकी शैली है जो कि उनको से बचाए रखा है। लेकिन ये जरूर देखिए कि हमारी रजिस्ट्रीज जो है, हमारी कैंसर रजिस्ट्रीज, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कितनी तादाद में ये कैंसर बढ़ रहे हैं, वो ज्यादा एक्टिव शहरी इलाकों में है जी, ना कि ग्रामीण इलाकों में जी। तो हमारे रूरल रजिस्ट्री केवल एक ही है जो कि बार्शी में है, महाराष्ट्र में है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अंडर रिपोर्टिंग जरूर है जिसकी वजह से हमें एक्चुअल नंबर्स नहीं पता चलती। तो मेरे को तो लगता है कि वहां पे भी ये समस्या आती है, और क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं होता केयर के लिए, अपना इलाज कराने के लिए के जो साधन नहीं होते हैं, तो कई बार ये वो चीजें छुपाई जाती हैं या फिर हमें पता ही नहीं चलता कि किसी का मतलब देहांत हो जाए या कुछ हो जाए, वो किस वजह से हुआ ये भी नहीं पता चलता। तो मुझे लगता है कि ये गैप्स इन इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा गैप है बिटवीन अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। डॉक्टर, ये तो बात हुई लक्षण की और इसके साथ साथ आंकड़ों की। अब बात आती है इलाज को लेकर, क्योंकि लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि कैंसर जैसी बीमारी जो है ना वो बजट के बाहर जाने वाली बीमारी है, क्योंकि इसमें एक सफर करता नहीं है, पूरा परिवार सफर करता है आर्थिक और मानसिक रूप से। तो इस पर आपका क्या कहना है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कैंसर जब भी होता है वो केवल किसी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं होता। जो उस चीज को झेल रहा होता है उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता ही है, लेकिन उनके साथ जो लोग होते हैं, जो उनका परिवार होता है, वो सारे भी इस चीज में उलझ जाते हैं और उनके लिए भी बड़ी मुश्किल होती है। तो इट इज अ डिफिकल्ट डिजीज टू डील विद। और प्लस सिर्फ इमोशनल टॉक्सिसिटी नहीं, इसके अलावा जो फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि इलाज आसान भी नहीं है और ना ही सस्ता। तो अगर आपने पूर्ण तरह इलाज करनी है तो उसमें खर्चे बहुत हैं और ये सबके बस की नहीं होती है। तो हम तो यही उम्मीद रखेंगे कि किसी तरह से जो इलाज का जो साधन है वो सस्ता हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उपयोग कर सके और ठीक हो सके। जी, क्या ये भी बात सच है कि अब जिस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं, अब कैंसर जैसी बीमारी भी क्या क्रॉनिक डिजीज में गिनी जा सकती है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर या क्या कई कैंसर जो है वो क्रॉनिक डिजीज में उनकी गिनती ऑलरेडी हो रही है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और तब जब कैंसर आता था तो थोड़ा सा भी गर्दन में कोई नोड होता था, कुछ होता तो हम कहते थे कि देखो भाई 6 महीने का समय है, आप इनकी सेवा करिए। अब ये कहानी खत्म हो चुकी है। अब तो अगर स्टेज 4 की बीमारी भी हो तो ऐसे कई उपचार हैं जिससे कि मरीज कई साल मतलब आराम से जिंदगी जी रहे होते हैं। तो एक तरह से क्रॉनिक डिजीज जैसे डायबिटीज हो, जैसे हाइपरटेंशन, उससे गोली चल रही है और वो उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो उसी तरह कैंसर की भी गिनती होने लगी है। कई स्टेज 4 पेशेंट्स हमने देखा है जो कि जिनका हमें लगता है कि अरे बाबा इतनी ज्यादा बीमारी है, इनका क्या होगा। लेकिन जो नई दवाइयां हैं, जो उससे क्या हो रहा है कि अब वो उसके सेवन से वो पूरी तरह मतलब ट्यूमर जो है वो गायब हो जाता है और मरीज चलते चले जाते हैं। तो हमारा ये डायलॉग जो बिल्कुल खत्म हो गया कि 6 महीने में अब
आप सेवा करो, ये वाला डायलॉग बिल्कुल खत्म हो गया। इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड करता है जिस ट्रीटमेंट को देते हैं। और कई लोग बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिखाते हैं, तो इससे हम लोग भी बड़े होपफुल, और इसी तरह से हम मरीज का भी बड़ा उम्मीद बढ़ाते हैं। और हम कहते हैं कि अगर है भी स्टेज 4, आप अपनी कोशिश मत छोड़िए, कोशिश जरूर करें और जो उपचार अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करें। मैं मानती हूँ कि कई उपचार इनमें से कई बहुत महंगे होते हैं, पर जो कराता है तो हमें ये रिजल्ट देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इनकरेजिंग है। डॉक्टर, अक्सर हमने देखा है कि दुआओं में बहुत असर होता है और चमत्कार भी मेडिकल लाइन में हमने सिर्फ मूवीज में देखा है, बट आप बताइए, क्या सच में चमत्कार नाम जैसी कोई चीज होती है कि आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता, लेकिन बाद में फिर बहुत अच्छे से जिंदगी जी गई हो? देखिए, ये बहुत होता है, ये अक्सर होता है। मेरे को लगता है ये अक्सर मतलब होना हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप इस फील्ड में कैसे हो। तो मैं सोचती हूँ कि वो जो सक्सेस स्टोरीज है ना, उनको जीने के लिए हम भी मतलब बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं इस बात से। क्योंकि कई पेशेंट, जैसे मैंने बताया ना, जैसे हम सोचते हैं कि अरे बाबा ये आज का दिन निकाल पाएंगे। कई बारी, जैसे मेरी एक पेशेंट है, मुझे अभी भी याद आती है, वो इतनी ज्यादा ब्रेथलेस आई थी और हमें लग रहा था कि वो रात ही मुश्किल निकाल पाएगी, लेकिन उनका इलाज आईसीयू में ही शुरू हुआ। उनकी कीमोथेरेपी हुई, उनका टारगेटेड ट्रीटमेंट हुआ और वो इतनी जल्दी उनकी रिकवरी हुई। तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ 2010 की, और आज हम 2025 में बैठे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। वो अपने सारे वो काम कर रही है जो पहले से कर रही थी। वो खुद टीचर है एंड शी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो मेरे को लगता है हम इन्हीं दिनों के लिए जीते। हमें लगता है कि देखिए, हमारी कोशिश में किसी हाल में कमी नहीं आनी चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो स्टेज 4 है तो हम इससे कोशिश अपनी कम कर दें, विड्रॉ कर ले। अगर वो स्टेज 4 जो रिस्पॉन्ड करते हैं तो उनमें हम लोग खूब दमखम लगाते हैं, एंड दैट इज व्हाट मेक्स द जर्नी वर्थवाइल। और हमें नहीं पता कि वो किस मरीज में किस तरह का रिस्पॉन्स होगा, पर हमें हर मरीज में उतना ही जोर लगाना होता है। मतलब यहाँ पर विल पावर भी बहुत स्ट्रांगली रोल प्ले करती है एक मरीज की। यस, बिल्कुल। और पॉजिटिव रहना तो इज ऑलवेज अ प्लस। मैंने देखा है जो मरीज पॉजिटिव रहता है और जिसके जो फैमिली मेंबर्स हैं बहुत सपोर्टिव होते हैं, उनका आउटकम्स बिल्कुल डेफिनेटली अच्छे होते हैं। पर वो जो बिल्कुल बेचारा अकेला होता है, जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि किसका हाथ थामे, बड़े नेगेटिव स्पेस में होता है, वो कई बार ट्रीटमेंट कंप्लीट भी नहीं कर पाते और उनका जो आउटकम है वो अच्छा नहीं है। डॉक्टर, एक्चुअली हम सब जानते हैं कि मृत्यु तो एक सच है, लेकिन अगर वो किसी बीमारी की वजह से आ रही है तो लोग बहुत डर जाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ यहाँ पर कि आप हमारे लिसनर्स को प्लीज ये बताएं कि ये सच है कि मृत्यु सबको आनी है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी में भी आप कितना, आपकी जो लाइफ है उसको आप अधिक जी सकते हैं, मतलब इलाज के बारे में और आपके अपने अनुभव से। तो मुझे लगता है ना कि देखो, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये तो परम सत्य है कि अगर आए हैं तो जाएंगे भी, लेकिन उसका जो बीच का समय है वो कष्ट में न कटे। अगर कैंसर जैसी बीमारी भी हो गई, अगर आपने उसको रखे रहा, आपने उसका इलाज नहीं कराया, उसको बढ़ने दिया और वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहाँ आप बहुत कष्ट में हैं, हम चाहते हैं कि आप उस कष्ट से दूर रहें। आप उस कष्ट से तभी दूर रहेंगे अगर आप अपना मासिक इलाज कराएंगे और आप वो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे जो आपको बताए जाते हैं, और जिंदगी जीने में बिल्कुल कमी नहीं करनी। क्योंकि जितना हम डर के जीते हैं, जितना हम अपने आज को मतलब हम कल के बारे में सोच के आज खराब करते, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें ये पता है, हम सबको पता है कि जो हाथ में है वो आज है। कल की चिंता में हम आज को भी नहीं खराब कर सकते। और मैंने तो देखा हमारी कितने पेशेंट्स हैं जो इस बीमारी से निकल चुके हैं, उन्होंने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस खोली हैं, वो दूसरों को प्रोत्साहित करती है, खुद भी कई नए अपने जो है वेंचर्स शुरू करती हैं, एंड दे लीडिंग मोर देन अ फुल लाइफ। मतलब मेरे को लगता है, मेरे से जब मरीज पूछते हैं ना कि डॉक्टर साहब बताइए हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हम नॉर्मल लाइफ जिएंगे, मैं बोलूंगी नॉर्मल नहीं जियोगे, नॉर्मल से भी अच्छा जियोगे। तो किसी ना किसी को उनका हाथ थाम के उनको वहां तक पहुंचाना जरूरी होता है। वो सूरज दिखाना होता है कि मतलब हर चीज अंधेरा नहीं है। कैंसर हुआ तो क्या, और कैंसर से जूझना और लड़ना जरूरी है ताकि आपको कष्ट ना हो। देखिए, जिंदगी मौत तो किसी के हाथ में नहीं है, आपके प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और ये बिल्कुल सच है कि एक खुद डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है। तो आप एक अंतिम सुझाव कि कैंसर जैसी बीमारी के बावजूद भी जिंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छी बनाए रखने के लिए और बीमारी हो ही ना, क्या करें? देखिए, जब हम प्रिवेंशन की देखिए, हमारे को प्रिवेंशन करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अबाउट 65-70% ऑफ कैंसर्स, ऑल कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल।
तो हमें वो चीजें जिसे हमें पता है कि कैंसर हो सकता है उनसे दूर रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा वो थे, वो पूरा हमेशा स्मोकिंग करते थे, तंबाकू खाते, उनको तो कुछ नहीं हुआ तो हमें भी कुछ नहीं हुआ, ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन वो चीजें जो आप अपनी जिंदगी से हटा सकते, वो आदतें जिनको आप अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं, उनको जरूर हटाइए। अपने सेहत का ख्याल इस तरह से रखिए, क्योंकि आप 2 चीजें जो आप जरूर कर सकते हैं वो है आपने खाने पीने का ध्यान रख सकते हैं और अपने बॉडी वेट का ध्यान रखिए और एक्सरसाइज। ये 2-3 चीजें हैं जिसको आप निश्चित रूप से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम कहते हैं कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स मत लीजिए, आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स लीजिए। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल टू डू इट। तो आपको इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है। मैं खाने पीने के बारे में ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर रही, पर खाना पीना इज अ लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप अच्छे डाइट काउंसलर्स जो होते हैं वो आपकी फैमिली का ईटिंग स्टाइल बदल देंगे, जिससे कि आपको बहुत लाभ होगा। जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं उसको अवॉइड करिए, और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जिससे कि आप शरीर में कम इन्फ्लेमेशन है वो आपको जरूर लेना चाहिए जी। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू टू प्रिवेंट कैंसर। इसके अलावा अपने माइंड स्पेस को भी अच्छा रखिए, दैट इज इट इज ऑलवेज माइंड ओवर बॉडी। तो अपने दिमाग को सही रखिए, आपको कोशिश करिए उस शांत रहने के लिए। आपको अगर मेडिटेशन, सो वी से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ट्राइंग टू डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, ये ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट। कोई एक चीज से नहीं चीजें रुकती हैं, तो हमें वो सारी चीजें अपने जिंदगी में अपनानी चाहिए, जिससे कि हम मेंटली भी फ्री रहें, फिजिकली भी फील गुड। All of that needs to be done. डॉक्टर गीता, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे सुनने वालों को दी, आपने अपना वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका। थैंक यू कविता। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि ब्रेस्ट कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे डर कर चुप बैठ जाएं। ये एक चुनौती है, लेकिन सही समय पर पहचान और इलाज से इसे हराया जा सकता है। याद रखिए, अवेयरनेस ही असली शक्ति है। अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज बिल्कुल मत करिए। सेल्फ एग्जामिनेशन की आदत, जैसे डॉक्टर ने बताया, समय समय पर जांच कराइए और सबसे अहम कि इस विषय पर बात करिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगी और आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।